अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो सबसे पहले ये बताएं कि रिपोर्टिंग में, जर्नलिज्म में आने का आपका मकसद क्या था और क्या वजह बनी कि आप इस शोबे में आए जिसमें जिंदगी को इतने खतरात लाख होते हैं, इतनी मेहनत होती है और उस हिसाब से रिवार्ड नहीं मिलता। बिल्कुल वसीम, आपने बड़ा बेजा फरमाया है। पाकिस्तान में जो जर्नलिज्म करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो पाकिस्तान में बहुत ही मुश्किल है। आप वहाँ बैठे हैं, यहाँ पे माफिया का एक गठजोड़ है और आपने वहाँ से उनके खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें निकालनी है विद एविडेंस जो मफरूज़े और तबसरे की बिना पर ना हो बल्कि एक डॉक्यूमेंट्स हो। आपने बात की कि किस तरह आपने शहर में नाम बनाया, किस तरह हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। और मैं ज़ाहिर है अभी अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगलिंग पीरियड में हूँ, इंसान तो सीखता ही रहता है अपने सीनियर से और जो भी है। मैं आपको वसीम भाई बात बताऊं कि मैं अपनी लाइफ में एक दो वाक़या आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हमने एक प्रोग्राम किया था ड्रग्स पे, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की या कॉलेजेस की गर्ल्स होती हैं, इनको आइस पे लगाया जाता है। हमने उन गर्ल्स के गैंग तक पहुँचे और अब बिलीव नहीं करेंगे कि हमें जनाब गन पॉइंट पे जो है वो थ्रेट्स दिए गए। हमारे कैमरामैन को उठा लिया गया दोनों बाजू से पकड़ के और मेरे सामने जो है वो पिस्टल रखे कि आप यहाँ से चले जाओ, ये जो नाजायज़ माफिया, नाजायज़ फरोश जो होते हैं, मंशियात फरोश, उनका एरियाज़ है और पुलिस भी उनके सामने बेबस है। तो हम खड़े हैं, हमने कहा कि डोंट फेयर एनी थ्रेट्स, आप हमें करें जो करना, लेकिन हमें अपना काम करने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टोरीज की, लीक आउट की और उसके बाद अभी जो रिसेंटली एक ऑडिट रिपोर्ट्स है फैसलाबाद में, हमने जो उसकी स्टोरी की है कि किस तरह वसीम भाई एक रेवेन्यू अफसरान कब्जा माफी के साथ मिलके लाखों नहीं सरकारी राशि को करोड़ों रुपए का चूना लगाते हैं, किस तरह उसको इलीगल ट्रांसफर करते हैं और आपकी जो ज़मीन है आपको पता ही नहीं होता कि आपके इलाके में कोई ज़मीन बंजर पड़ी है, उसकी नीलामी नहीं हो सकी बल्कि उसको इलीगल ट्रांसफर कर दिया गया है। ये ऐसी ऐसी स्टोरीज जो है ज़ाहिर हमें थ्रेट्स आते हैं कि प्लीज़ मैनेज होता है। जो आप कह रहे हैं ना कि कभी रिश्वत या इस तरह की ऑफर्स, जो माफिया होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, इनके कुछ साइंस होते हैं। ये सबसे पहले उन बंदों को अप्रोच करता है जो रिपोर्टर्स के साथ होते हैं, उनको बोलते हैं कि इनको मैनेज करें किसी ना किसी तरीके से। फिर वो बोलते हैं कि नहीं मैनेज हो रहा तो इसको ऑफर लगाएं अराजी की, पैसों की, कुछ और जो ये अवेल करना चाहे। तो यहाँ पे रिपोर्टर का ईमान होता है कि वो अपनी स्टोरी को किस तरह बेचता है या कौम के सामने हकायत पेश करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी ऑफर्स हुई हैं, लेकिन मैंने ये जो स्टोरी है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है डॉक्यूमेंट्स के साथ, ऑफर्स भी थी बट आई रिजेक्टेड ऑल द ऑफर्स एंड तमाम आवाम को बताया कि किस तरह फैसलाबाद की तरीका सबसे बड़ा मेगा स्कैंडल। वसीम भाई मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करूंगा। ये वो स्कैंडल है कि गरीब आवाम के पास जो कहते हैं कि लाखों और करोड़ों अराजी के जो केसेस है पेंडिंग है, वो पेंडिंग नहीं है। वो इसलिए पेंडिंग होते हैं कि इलीगल ट्रांसफर हो जाती है, बंदे को पता ही नहीं होता कि मेरी ज़मीन किसी और के नाम हो चुकी है और सरकारी भी और सिंगल पैनी भी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उसके खाते में नहीं जो की जाती। तो इस तरह एक और स्टोरी थी राह की। आपको पता है कि इंडियन इंटेलिजेंस राह है, उनकी जानब से हैकर्स का ग्रुप हायर किया गया था जो पाकिस्तान की हसास तरीन जो मालूमात उसको चुराते हैं। अब आम बंदा इसको समझ नहीं सकता, इसकी एप्लीकेशंस होती हैं और ये ग्रुप हायर करता है साइबर हमले का। इनका टारगेट होता है वजारत खारजा, हसास ऑफिस, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, इस तरह की इनकी वेबसाइट को हैक करना होता है, इनसे हसास मालूमात चुराने होते हैं। पाकिस्तान में जो एम्बेसीज हैं फॉरेन काम करें उन पे, तो उनकी इंडियन रॉ इंटेलिजेंस के कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ गए थे जो मैंने रिपोर्ट की हैं अपने के एप्लीकेशंस 120 एप्लीकेशंस थी जो मुख्तलिफ कोड और डिकोड के जरिए सरकारी ऑफिस तक एक्सेस हासिल करती हैं। और उसके बाद जो कैबिनेट डिवीज़न है उन्होंने सर्कुलर जारी किया, तमाम अदारों को अलर्ट जारी किया कि आप अपनी ईमेल को स्ट्रॉन्ग करें। ईमेल से जो है वो आप लोगों की सबकी जो वेबसाइट्स हैं हैक हो सकती हैं। हसास मालूमात चुराने का जो मिशन है, हथियारों की जंग वसीम भाई खत्म होती जा रही है, साइबर वारफेयर शुरू हो चुकी है और आने वाले अदवार में, आने वाले दौर में वही मुल्क कामयाब हो सकता है जिसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, जिसकी साइबर वारफेयर पे जो गिरफ्त ज़्यादा है। तो इस दौरान जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, तो मैं समझता हूँ कि आपको भी वक्त के साथ जदीद टेक्नोलॉजी पर मुनहसर होना चाहिए। देखिए अखबार का बिल्कुल दौर है, रेडियो का दौर है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ खेलनी चाहिए। टीवी डॉक्यूमेंट्स मांगता है, डॉक्यूमेंट्स के बिना आपकी स्टोरी नहीं है, या आप टीवी ऑथेंटिक सोर्स मांगता है जिसे हम जराए कहते हैं।
तो रिपोर्टर के पास ऑथेंटिक जराए हो जो उसकी खबर को डिनाई ना कर सके। और जैसा कि वाटर गैस स्कैंडल आपने पढ़ा हो अमेरिका का, उसने पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो तब्दील करा दी थी। इस तरह की जो जर्नलिज्म है नो डाउट बड़े थ्रेट्स होते हैं। आपको कितना अर्सा हो गया जर्नलिज्म में आने के बाद? मुझे वसीम भाई ऑलमोस्ट तकरीबन 6 से 7 साल हो चुके हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म स्पेसिफिक रिपोर्टिंग, तो ये पीरियड चल रहा है। मैंने अपना टीम से आगाज किया था, फिर दुनिया टीवी में CNN के साथ हूँ, सिटी पॉइंट के साथ। क्या पाकिस्तान में रहे की आज़ादी है या नहीं है? ये बहुत मुश्किलात पेश आती हैं जब आप जर्नलिज्म कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम अरशद शरीफ और इमरान रियाज खान और इस तरह के दीगर जो हमारे इलाके सहाफ़ियों पे तशद्दुद और टारगेट किलिंग के वाक़या देखते हैं, तो वहाँ हमें लगता है कि पाकिस्तान में जो जर्नलिज्म है बहुत रिस्की हो चुकी है। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए। पैमरा और तमाम जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। हर शहर में प्रेस क्लब मौजूद हैं जिनको सहाफ़ियों की वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। कुछ वसीम भाई ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि आप स्टोरी देते हैं, अदारा आपको फारग कर देता है। उस दौरान जो सहाफ़ियों की जो वेलफेयर है वो प्रेस क्लब और सहाफ़ती तंजीमों की जिम्मेदारी है, जो सहाफ़ियों को कैश करवा के लाखों और करोड़ों के अपने फ़ायदे लेते हैं, बेनिफिट्स लेते हैं, और आम एक जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उन तक नहीं पहुँच पाती। तो आई थिंक फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पाकिस्तान में होना चाहिए। आज़ादी अज़हार राय का जो पाकिस्तान में कंसेप्ट बड़ा मदन से पड़ रहा है कि कोई भी बोलता है उसको उठा ले, ये ज़रा बंद होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में तमाम जितने भी इसमें जर्नलिस्ट कम्युनिटी तो है, तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, हर आदमी को आज़ादी अज़हार राय का हक होना चाहिए। पाकिस्तान में प्रेस क्लब और जितने भी सहाफ़ती तंजीमें हैं उनका क्या किरदार होता है? जब भी कोई अगर जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसके बाद अगर हुकूमत उसे उठा लेती है, जैसे कि इमरान रियाज की मिसाल भी आपके सामने है, क्या वो अपना किरदार अदा कर पाती हैं या सिर्फ अलामती तौर पर ही महदूद है? मेरे ख्याल में वो अलामती तौर पे महदूद हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसी स्टोरीज होती हैं जिनमें वाकई इनको प्रेशर होता है तो वहाँ पे तो सपोर्ट करती हैं। लेकिन स्टेट अपना एक एजेंडा तय कर लेता है कि ये जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली काम कर रहे हैं जनाब एंटी स्टेट। उनको एंटी स्टेट का लोगो लगा के कोई भी मीडिया पे सेंसस कर दिया जाता है कि ये बंदा एंटी स्टेट है, इसकी कोई तकारीर नशर नहीं की जाएंगी और इसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, जो इसको सपोर्ट भी करेगा उसको भी उठा लिया जाएगा शक की बिना पर। सबसे पहले ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि जो लीडर अच्छा काम करता है उसकी अच्छी खूबियाँ बयान करें, जो नहीं करता उसको निगलेक्ट करें और उसकी खामियां निकालें, कुछ इन्वेस्टिगेटिव चीज़ें लाएं। तो मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, बल्कि होना भी चाहिए, सहाफ़ी को स्पोक्स पर्सन नहीं बनना चाहिए, सहाफ़ी को किसी भी अदारे का तर्जमान नहीं बनना चाहिए, सहाफ़ी को न्यूट्रल रहकर हक़ाइक़ सामने पेश करने चाहिए। वट एवर दे आर डूइंग, वट एवर दे आर, आप ये समझें कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है किसी भी अदारे के खिलाफ, आप वो चलाएं। एक कौमी इस्लामती तो वहीं पे है ना कि आपके पास बहुत से ऐसे शवाहिद और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कौम के सामने रखना चाह रहे हैं, लेकिन आप प्रेशर के बायस नहीं रख रहे, या आपकी सियासी वाबस्तगी किसी के साथ हो सकती है, नहीं रख सकते, तो फिर अपने आप को सहाफ़ी नहीं तर्जमान के लाएं। मेरे हिसाब से जो विदाउट एनी फेयर आपको जिसे कहते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव और जर्नलिज्म जिसे कहते हैं कि वो करनी चाहिए। आपने ये इलेक्शन जो 2024 है कवर किया होगा, तो इस दौरान आपका तजर्बा कैसा रहा? एज अ जर्नलिस्ट आप इस पर क्या तबसरा करेंगे? इलेक्शन 2024 साल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं वो आप देख लें किस तरह हर हल्के के जो इलेक्शन नतायज है वो चैलेंज होना शुरू हो चुके हैं, जिसकी बड़ी वजह फार्म 45 और फार्म 47 और 8 में तजाद है। अब फार्म 45 में कुछ पार्टी जीत रही हैं, लेकिन फार्म 48 में कोई और पार्टी जीत रही है, तो फार्म 45 जो है वो बेसिकली चैलेंज हो रहा है, उसी के मुताबिक ही नतायज होते हैं। तो पाकिस्तान में वसीम भाई 60 अरब से ज़्यादा का जो पैसा लगाया गया है, तो मैं समझता चूना ही लगाया गया कौम का पैसा। अगर आप इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं करवा सके तो आप अपने आप को फिर छोड़ देना कि हमने फेयर इलेक्शन करवाए हैं। अभी तक इलेक्शन मुतराज़े हैं सर। आप चेक करें कि जो वाशिंगटन DC के तर्जमान हैं जान करबी, उन्होंने भी कहा कि हमें पाकिस्तान के जो इलेक्शन है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ पार्टीज़ की जानब से रिगिंग की जो है वो एक इल्ज़ामात मौसूल हुए हैं, जैसे कि कमिश्नर रावलपिंडी जो साबका थे उनकी जानब से भी इलेक्शन में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और इस तरह के वाक़यात से लगता है कि पाकिस्तान में जो वोटिंग का निज़ाम है वो EVM पे शिफ्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, जिससे एक शफाफियत होनी चाहिए, जिसका दीगर जो डेवलप कंट्रीज़ है वो EVM पे इलेक्शन करवा रहे हैं। पाकिस्तान में अगर EVM पे इलेक्शन हो जाए
तो मैं समझता हूँ ये जो रिगिंग के चांसेस हैं बहुत कम हो जाएंगे। उसका एक फायदा ये भी होगा वसीम भाई कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हैं जो वोट नहीं डाल सके, जब ईवीएम मशीन आएगी थ्रू टेक्नोलॉजी थ्रू ऐप, आप कहीं भी दुनिया के कोने में बैठे हो आप वोट डाल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अभी जो ये सियासी खिचड़ी सी पक गई है, जो कल के एजेंट्स कह रहे थे आज वो इत्तेहाद करने जा रहे हैं, और मैं आपको आपके चैनल से तवज्जो से बता दूं पाकिस्तान में गवर्नमेंट उसी की बनेगी जिसकी इमरान खान चाहेगा। अगर जो भाई लेक्चर हो रहा है यार, में आना चाहते हैं यार, अगर जो दोस्त जर्नलिज्म में आने का सोच रहे हैं, अपने अंदर एक जज्बा पैदा किए बैठे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? मेरे लिए उनका ये पैगाम है कि सबसे पहले आप अपने आप के साथ लॉयल हो और अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ता है। मेरे वसीम भाई दोस्त, आपको कोई भी उठा के लेके नहीं जाता, ठीक है? वो कहता है क्या सारे जमाने के गम हमारे हुए, ये सितम है कि हम तुम्हारे हुए। मतलब ये है कि आप अपनी जो जर्नलिज्म है उसको आप लोअर तक ले जाएं और अपने साथ ऑनेस्टी रहें, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें, किसी के प्रेशर में ना आए। मैं कहता हूँ कि वसीम भाई किसी इदारे में डिजी लग गए, लेकिन मेरे दोस्त हैं, एक स्टोरी है, तो मैं वक्त का तकाज़ा यही है कि मैं स्टोरी ब्रेक करूँ, वसीम भाई अपना मौक़िफ़ पेश करें। होना ये चाहिए कि आपको विदाउट एनी फेयर आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें, स्पोक्स पर्सन और पीआरशिप ना करें। जब आप उनके लिए इदारे होते हैं जैसा कि डीजीपीआर है, पीआईडी है, ये सरकारी पीआर का किरदार अदा करते हैं गवर्नमेंट्स का, पीटीवी है, जब आप कर रहे होते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म या जर्नलिज्म जिस तरह आप स्मूथली कर रहे हैं, तो आपको किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आपकी सियासी वाबस्तगी जर्नलिज्म में नहीं आनी चाहिए, सियासी आपकी जो जाती राय है वो भी नहीं आनी चाहिए। आप एनालिस्ट हैं तो आप कॉलम लिखें, कुछ भी करें, लेकिन आपकी जो जातियात है वो आपकी खबर में अया नहीं होनी चाहिए। आपको फैक्चुअल और फिगर पर मबनी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो पेश करनी चाहिए। इसीलिए आप जब इस पे अमल दरामद होंगे तो आप अच्छे साफी बन सकते हैं।